नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 दादी माँ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। हम सभी ने ये पाठ पढ़ लिया है। आज हम सभी इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। यानी जब लेखक को पता चला कि उनकी दादी माँ जो थी उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जो दादी माँ की जो बचपन की, जब वो छोटे थे तो उनकी जो यादें थी वो सभी उनके सामने आ गई। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न संख्या 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक के जो दादाजी थे उनकी मृत्यु के बाद में लेखक के घर की आर्थिक जो स्थिति थी वह खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। जो कपटी मित्र थे और जो शुभ चिंतक थे उनकी बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। जो गलत मित्र थे उनकी संगति के कारण सारा जो धन था वह नष्ट हो गया। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यानी जब लेखक के दादाजी का श्राद्ध हुआ था उस समय जब उनकी जो दादी जी थी उन्होंने मना भी किया था लेखक के पिताजी को, फिर भी वो माने नहीं और उन्होंने बहुत ज़्यादा धन दौलत उस समय श्राद्ध पे ही बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च कर दी। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। जो संपत्ति उन्होंने व्यर्थ में ही गंवा दी थी वो कर्ज में ली हुई संपत्ति थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे उन घर की माली हालत डामाडोल हो गई। जो घर की हालत थी वह स्थिति, जो घर की स्थिति थी वह खराब हो गई। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जो दादाजी की मृत्यु हुई थी उस समय उनके जो गलत मित्र थे, कुसंगति के मित्र थे, उनके कारण काफ़ी धन खर्च हो चुका था और कुछ धन जो था वो कर्ज में लिया हुआ था। तो उनकी दादी जी के मना करने के बावजूद भी उनके लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने श्राद्ध में उस धन को खर्च कर दिया था। इसी कारण उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे।
मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरों के जीवन में जो कठिनाई आई या दूसरों की सहायता करना ही उनके जीवन का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। मुझे दादी की सहायता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कहानी से आगे प्रश्न संख्या 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े और क्लावर, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। यानी इन महीनों के हमने नाम पढ़े थे कहानी के अंदर, क्लावर का पढ़ा था हमने, आषाढ़ और माघ का भी पढ़ा था। इन तीनों महीनों में मौसम कैसा रहता है वो हमें बताना है। क्लावर में न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, न तो अधिक गर्मी रहती है और न ही अधिक सर्दी रहती है। आषाढ़ में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा, यानी बहुत ज़्यादा धूप भी रहती है, गर्मी का मौसम रहता है इस समय, और कभी कभार वर्षा भी हो जाती है। माघ अत्यधिक सर्दी, माघ का जो महीना रहता है उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसी मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। अब इसका उत्तर इस प्रकार होगा। मौसम 3 होते हैं, हम सभी जानते हैं मौसम 3 प्रकार के होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। यानी कि सर्दी, गर्मी और वर्षा 3 प्रकार के मौसम होते हैं। सबसे पहले इसमें सर्दी के बारे में बताया गया है। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। हम सभी जानते हैं जब सर्दी का मौसम आता है तो उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, यानी कि लोग जो है वो गर्म चीज़ें पीना ही पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस मौसम में ये सब होता है। सर्दी में क्या होता है, एक तो सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सभी को गर्म चीज़ें पीना व गर्म चीज़ें खाना बहुत ही पसंद होती है। और सर्दी के दिनों में जो फल आते हैं वो जैसे सेब, अमरूद, केले, अंगूर आते हैं। और सब्जियों में जैसे कि पालक है, बथुआ है, सरसों है, मटर है, फूल गोभी है, मूली है, ये इस प्रकार की सब्जियां सर्दी में आती है। गर्मी में जैसे गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। गर्मी की जब मौसम आती है, गर्मी का जब मौसम आता है तो हम सभी जानते हैं उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो हमें अधिकतर ठंडी चीज़ें खाना ही पसंद रहती है, हम सभी जानते हैं। तो गर्मी का जब मौसम आता है तो उस समय हम जैसे आम है, लीची है, खरबूजा है,
तरबूज है, खीरा है, खीरा ककड़ी है, अंगूर है, ऐसे फल हम खाते हैं या ऐसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में जैसे भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अत्यधिक मिलते हैं। इस प्रकार गर्मी के मौसम में ये सभी चीज़ें मिलती हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं बरसात का जब मौसम आता है उस समय अत्यधिक वर्षा होती है और कई प्रकार के फल भी लगते हैं, कई प्रकार की सब्जियां भी लगती हैं। तो फलों में कौन कौन से फल बताए हैं इसमें, जैसे आलू बुखारा, खुरमानी, आलू बुखारा है, आम है, खुरमानी है। इनके अलावा सब्जियां भी होती है। सब्जियों में जैसे बैंगन है, करेले है, परवल है, फलियां हैं। इस प्रकार की वर्षा की ऋतु में सब्जियां होती हैं। अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात हमने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में पता लगाइए या इस विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम। गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग ऋण, शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लेते हैं। तो हमने इस पाठ में देखा, हमसे प्रश्न में पूछा गया कि कई बार हमने देखा कि लोग ऋण लेते हैं, तो वो ऋण किस प्रकार से लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं प्राय जो गांव होते हैं उसमें किस प्रकार लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है, इसी कारण उन्हें ऋण लेना पड़ता है। जब आर्थिक स्थिति खराब रहती है और घर में कुछ प्रोग्राम हो जाता है या घर में कुछ समारोह या उत्सव होता है तो उसमें भी उन्हें ऋण लेना पड़ता है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे हमने इस उत्तर में देखा कि जैसे शादी विवाह के खर्चे के लिए वो ऋण लेते हैं, मकान बनवाने के लिए ले सकते हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करवाने के लिए ले सकते हैं, फसलों की बुआई के लिए ऋण ले सकते हैं वो, बच्चों की पढ़ाई के लिए ले सकते हैं वो, या पशु खरीदने के लिए भी ले सकते हैं, या किसी परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी ऋण ले सकते हैं। पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी की पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के अंतिम संस्कार के लिए भी वो ऋण ले सकते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। ये हम सभी जानते हैं कि जो गांव में जो साहूकार होते हैं या जमींदार होते हैं उनसे ये ऋण उन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। अभी वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि कहाँ से ऋण मिलते हैं। जैसे हमने इसमें देखा कि पहले तो लोग जमींदार या साहूकारों से ही लेते थे, लेकिन अभी जमींदार है, साहूकार है, सहकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सरकार के विभाग है, डाकघर है, सरकारी समितियां हैं। इस प्रकार से वो किसी से भी लोन या ऋण ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, घर पर होने वाले उत्सवों
समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कीजिए। भाषा की बात। अब हम भाषा की बात करेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। नीचे दी गई जो पंक्तियां हैं उन पे ध्यान देना है। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसे 5 हमें और शब्द लिखने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। यह फल शहद सा मीठा है। वह पत्थर सा कठोर है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है। तो इस प्रकार हमने 5 वाक्य पढ़ लिए हैं। प्रश्न संख्या 2। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार ये 5 वाक्य बनाइए। अब इस प्रकार 5 वाक्य बनेंगे अपने। जैसे सबसे पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा अपने। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। एक वाक्य इस प्रकार बन गया। दूसरा, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। तीसरा वाक्य, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। 4 नंबर, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। 5 नंबर, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न संख्या 3, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, बहरिया, उरीन, चिवड़ा, थोंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त को पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और बरहा शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार देख सकते हैं
बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है, जैसे मिट्टी का माटी या मट्टी, घासलेट का मिट्टी का तेल, घना का अधिक, बंदा का व्यक्ति, चादर का चद्दर, प्यार का दुलार, पक्षी पंछी, नाटक का नौटंकी, कौआ काग कागा, विवाह ब्याह, विवाह शादी, कृष्ण किशन, घड़ा मटका, गगरी घैली, स्नान नहाना। इस प्रकार हमने इन शब्दों का प्रयोग देखा है, इन शब्दों का देखा है किस प्रकार शब्द हिंदी रूपांतरण में होते हैं। छात्र अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द सीखने के और भी आप प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हल कर लिए हैं। अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।